हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कुमारी वंदना, या डॉक्टर वंदना कहूँगा तो ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। डॉक्टर वंदना का परिचय देते हुए मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर वंदना फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एसपीएम कॉलेज में ये पढ़ाती हैं। डॉक्टर वंदना से हम लोग सरसरी बात कर रहे थे, तो हमारा ज़्यादा काम जो है वो अल्कोहलिज्म और मद्य निषेध और शराब और उस पर है। लेकिन डॉक्टर वंदना ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक छेड़ा और उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के जो निर्माता हैं डॉक्टर अम्बेडकर, उनका इस पर एक बहुत पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक उस पर अपना विचार रखते हैं और ये ऑन रिकॉर्ड है ये सारी बातें कही। तो फिर मुझे लगा कि इस पर और बात करनी चाहिए और आज इस पर बात करने के लिए डॉक्टर वंदना हमारे साथ है। डॉक्टर वंदना एक अथॉरिटी है अम्बेडकर से जुड़े वक्तव्यों पर और उनसे जुड़े लिटरेचर पर। यहाँ पर आपने एक और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट शेयर किया जो उनकी स्पीच थी बॉम्बे असेंबली में, प्रेसिडेंसी। अगर हम उसको देखें तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उस पर बात करें तो उसके कुछ पहलू जो है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। जैसे कि ये वो स्पीच है, इसमें शुरू में डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी स्पीच में देते हुए कहा है कि ये देखिए, मैं मद्य निषेध के संबंध में सदन की प्रबल भावनाओं को भली भांति समझता हूँ। तो एक तो अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल पाए कि ये जब वो कहते हैं कि प्रबल भावनाएं, और फिर वो आगे जाके कहते हैं कि परंतु अन्य कारणों की वजह से मैं आबकारी मंत्री के प्रति ज्यादा कठोर नहीं होना चाहता। तो ये आपको क्या लगता है, ये अन्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा? और चूंकि ये भाषण जो है ये असेंबली में दिया गया था, बॉम्बे असेंबली में दिया गया था, उस समय तक महाराष्ट्र का गठन नहीं हुआ था। तो आज की हमारी सारी बातचीत जो है वो अम्बेडकर के इस वक्तव्य के इर्द गिर्द ही रहेगी। तो पहला सवाल तो यही है कि ये अन्य कारण आपको क्या लगता है कि कौन कौन से हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। मद्य निषेध के संबंध में वो जब बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले वो सदन में इस बात की चर्चा करते हैं कि आपकी कितनी भी भावनाएं क्यों ना अच्छी हों। ये भाषण उन्होंने भाषण क्या चर्चा जो की वो 18 फरवरी 1927 को उन्होंने सदन को ज्वाइन किया था और 24 फरवरी को ही वो अपनी चर्चा में इस विषय को उठाते हैं। और बम्बई विधानसभा में वो इस बात को रखते हैं कि सदन में कितनी भी बात कही जाए कि मद्य निषेध के कानून को लागू किया जाना चाहिए, उसका पालन करवाया जाना चाहिए, लेकिन वो उन कारणों से सहमत नहीं थे। और जिन अन्य कारणों की बात वो यहाँ पर कर रहे हैं कि आबकारी मंत्री के प्रति ज्यादा कठोर नहीं होना चाहता, उसकी एक वजह ये थी कि हम भले ही मद्य निषेध के पीछे वो बहुत सारे अच्छे कारण दे रहे थे, जैसे कि स्वास्थ्य से जुड़े हुए कारण या अन्य कारणों की चर्चा कर रहे थे, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि अन्य कारणों की वजह से भले ही मैं बहुत कठोर ना हूं, लेकिन वो बार बार अपनी चर्चा में इस बात पर जोर देते हैं कि मद्य निषेध जैसे कानून को लागू करना अपने आप में बहुत यथार्थ कदम नहीं होगा। ये केवल वायदा होगा जिसको शायद हम पूरा नहीं कर सकते, और केवल ऐसे वादे कर देना राजनीतिक चिंतकों के लिए वो सही नहीं मानते थे जिससे पूरा ना किया जा सके। बिल्कुल सही बात की आपने। और इससे एक और बात सामने आती है कि ये जो आज की डेट में भी जो जिसको हम इंग्लिश में, सादी इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ अल्कोहल कहते हैं, तो वो आबकारी विभाग के अंडर आता है। और शुरू में मेरे लिए समझना बड़ा मुश्किल था कि ऐसा क्या विचार रहा होगा कि इसको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को एक सोशल पॉलिसी के अंदर ना लेकर एक रेवेन्यू पॉलिसी के अंदर लिया गया। जो जब हमारा संविधान बना तो आर्टिकल 47 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसके अंदर जैसे आपको पता ही है कि स्टेट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि वो शराब के नियंत्रण को अपने हिसाब से रखें, शराब पर अपनी पॉलिसी बनाएं। और 1947 से आज तक भी हमारे देश में कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है, मतलब एक रूप पॉलिसी नहीं है। इस पर डॉक्टर अम्बेडकर की अपनी चिंताएं थी, जो कि आपने जो मुझे भेजा उसमें दिखता भी है कि हम पुराने गलत तरीकों को अपनाने लगे हैं। या जैसे कि ये देखिए नीचे बोलते हैं कि दुकान खोलने के जो वो उनका कहना था, दुकान खोलने के विरुद्ध आपका विरोध प्रस्तुत करना चाहिए था। तो आप कुछ इस पर इंसिडेंस डालेंगी कि कब वो निजाम के जो तरीके थे उनसे बाहर आना चाहते थे शराब की डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के लिए? जी बिल्कुल, जैसे मद्य निषेध की नीति पर वो लगातार बात कर रहे थे और यहाँ उन्होंने कहा कि महोदय, अगर आप मद्य निषेध की नीति का पालन करवाना ही चाहते हैं तो फिर ये कौन सा तरीका होगा? क्योंकि निजाम ने, क्योंकि ये मद्य निषेध की नीति लागू की गई थी, सरकारी
कानून के तहत लाइसेंस देकर वहां पर शराब बेची जा रही थी। तो ये लाइसेंस जो था वो वहां प्रोवाइड नहीं था, निजाम ने अपनी दुकान खोली हुई थी और लोग जो थे वो वहां से शराब पीना शुरू कर रहे थे। सरकार को लगा कि इससे तो उनको बहुत घाटा होगा और उन्होंने भी वैसे ही एक दुकान खोली जिससे वहां से शराब कंजप्शन बढ़े और सारा पैसा जो है वो निजाम के खाते में ना जाए। तो अंबेडकर उस चीज की आलोचना कर रहे हैं यहाँ पर कि एक दुकान के बरक्स दूसरी शराब की दुकान को खोल देना और फिर आप मद्य निषेध की नीति की बात भी लगातार सदन में चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए अलग से बजट की बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आप ऐसा कर तो व्यापक हितों को तो कहीं ना कहीं पीछे ढकेल रहे हैं लोगों के, कि एक शराब की दुकान खुली हुई है और आप बस ये देख रहे हैं कि हमें फायदा नहीं मिल पा रहा, उसके स्थान पर आप दूसरी खोल दें। तो मद्य निषेध जैसे जो हम उपाय अपनाने चाहिए वो सरकार द्वारा अपनाए जाते हुए उनको दिखते नहीं थे। जी जी। और वहां पे वो शायद एक ये सेंटेंस अगर आप इसमें थोड़ा और प्रकाश डाल पाए कि लोगों का व्यापक हितों का के स्थान पर कुछ आय प्राप्ति के साधनों में वृद्धि करने पर सरकारों का ध्यान है, तो इस पर अंबेडकर का क्या स्टेप था? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये लाइन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि इसको हम रिलेट कर सकते हैं आज के उसमें भी, कि जब लॉकडाउन लागू हुआ तो राज्य सरकारों की पहली चिंता ये थी कि उनकी आय प्राप्ति के साधन में जो शराब बंदी कर दी गई थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उनका आय का स्रोत काफी हद तक पीछे छूट गया था। तो बिल्कुल उसी की तरह पिछली जो जिस समय की बात की जा रही है उस समय भी सरकार का मानना ये था कि हमें शराब से बहुत आय जो प्राप्त हो रही है, राजस्व प्राप्त हो रहा है, वो उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। और उसी के लिए यहाँ पर वो एक बात जो जिसकी चर्चा हमने पहले की उसकी बात हो रही है। अब वो ये कह रहे हैं कि ऐसा करने के बजाय लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि आय के बाकी साधनों को हम अपनाएं, ना कि शराब के सेवन जैसे साधनों की बात करें। क्योंकि आगे चलकर आप देखेंगे कि अगर शराब के सेवन की मात्रा बढ़ाते गए और इसे हम आय का एकमात्र पैसा अर्जित करने का माध्यम बना लें तो ये खतरनाक स्थिति में बदल जाएगा। और ये होता भी है। आजकल के समय में हम देखते हैं कि सरकार की पूरी नीति इसी बात पर टिक जाती है कि लॉकडाउन के दौरान जैसे ही उसमें छूट मिलती है तो सबसे पहले सरकार जो है वो शराब की दुकानों को खोल देती है, क्योंकि उसको लगता है कि आय का सबसे बड़ा स्रोत तो इसी से प्राप्त होना है। तो इस बात की चिंता उन्होंने अपने समय में व्यक्त कर दी थी, जो बहुत सच होते हुए हमें यहाँ दिखाई देती है, क्योंकि पैसा अर्जित करने का एकमात्र साधन सरकार को बहुत महत्वपूर्ण जो था वो शराब सेवन में ही नजर आ रहा था, जिस पर वो लगातार चिंता व्यक्त कर रहे थे कि आप इसके अलावा कोई अन्य साधनों पर बल दीजिए और दूसरे उपाय ढूंढिए कि जहां से आप राजस्व की वसूली कर सकते हैं, जहां से सरकार अपने आय को बढ़ा सकती है। तो वंदना जी, ये सवाल उठता है कि जब अम्बेडकर को 1920-1930 के आसपास इस बात का एहसास हो गया था कि अगर सरकारें जो हैं इसको आय का तरीका अपना लेंगी तो ये तो बढ़ता चला जाएगा, इसमें कमी आने की कोई वो गुंजाइश बचती नहीं है। सभी को मालूम है अम्बेडकर संविधान निर्माता हैं, अगर उस संविधान के पिता कहें तो कोई अतिशोक्ति नहीं होती। तो उन्होंने ऐसा प्रोविजन क्यों नहीं कर दिया कि इस पर कैपिंग दे दें या इसको इस तरीके के कानून बना दें कि इसको आय के साधन से निकाल दें, एक्साइज से निकाल दें, राजस्व के नीति से निकाल दें? तो ऐसा वो क्यों नहीं कर पाया, आपको क्या लगता है? देखिए, वो अपने समय में भी इस द्वंद से लगातार जूझ रहे थे कि मद्य निषेध को वो चाहते थे कि मद्य निषेध की जो नीति है सरकार की वो लागू ना की जाए। लगातार वो सदन में इस बात की चर्चा कर रहे थे। एक और वो ये भी समझ रहे थे कि शराब का सेवन जो है वो लगातार बढ़ते जाने से देश को, समाज को नुकसान भी पहुंचेगा। तो ये द्वंद तो उनके बीच भी हमें देखने को मिलता है। पूरी चर्चा अगर आप पढ़ें तो वहां भी देखेंगे वो इस बात पर लगातार चर्चा करते हैं कि केवल मद्य निषेध लागू कर देने से शराबबंदी नहीं शामिल हो जाएगी। कुछ कदम ऐसे उठाने होंगे, आय के स्रोत कुछ इस तरह के अपनाने होंगे जहां पर शराब ही केवल एक साधन ना बचे सरकार के लिए पैसे कमाने के लिए या राजस्व की वसूली के लिए, उनको अन्य माध्यमों को भी अपनाने दिया जाए। देखिए, इससे पहले इसी खंड 3 में अगर शुरुआती चर्चा देखी जाए, मैं आपको अपनी पास जो किताबें हैं वहां से मैं इसको पढ़कर सुनाती हूँ। देखिए, वो पेज नंबर इसी खंड 3 का ही है, 17 नंबर पेज पर वो बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मद्य निषेध की नीति को सफल बनाने के लिए जो दूसरे उपाय लागू किए गए हैं वह है सलाहकार समिति की नियुक्ति।
लेकिन मुझे पता चला है कि सलाहकार समिति के 40% सदस्य मद्य निषेध के विरोधी हैं। यानी जो सलाहकार सदस्य समिति बनाई गई थी, वो स्वयं इसके विरोध में थे। और ये अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि सरकारी पक्ष के सदस्य इस परिषद को उतना मान दे रहे हैं जितना उनसे अपेक्षित है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रेसिडेंसी की आर्थिक प्रणाली की विवेचना करते समय मैं माननीय वित्त सदस्य को ये सुझाव देना उचित समझता हूँ कि लोगों की समृद्धि ही राज्य की सबसे बड़ी धरोहर होती है। उन्हें उनको दयनीय या भिखारी नहीं बना देना चाहिए। जो राज्य अपनी जनता को भिखारी बना देता है, अंततः वह खुद भी भिखारी हो जाता है। यानी वो संकेत कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण रूप से कि आप या तो मद्य निषेध कानून को सही ढंग से लागू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी नीतियां बिल्कुल सही नहीं है, और दूसरा, आप इसे बंद करके भी कोई एक उपाय नहीं होगा कि आप शराब की दुकानों पर ताले लगा दें और मद्य निषेध कर दें, तो ये भी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि वो वास्तविक कारणों को वो अपने समय में जांच रहे थे, समझ रहे थे, और वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि अभी हमारे देश में ये समस्या इतनी गंभीर नहीं है कि शराबबंदी या मद्य निषेध जैसे उपायों को हमें अपनाना पड़े। क्योंकि उस समय प्रति व्यक्ति वो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, वो हम इसमें दिखा सकते हैं कि आंकड़े इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि बाकी देशों के साथ तुलना करते हुए बताते हैं कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति जो शराब सेवन करने का जो एक औसत पैमाना है वो बाकी देशों से बहुत कम था, और अपने समय में ही वो बताते हैं कि उसमें महिलाएं और बच्चे तब शामिल नहीं थे। लेकिन मैं जब इसे पढ़ रही थी तो एक अलग जगह वो आगे जो है वो बहुत जल्दी उनको इस बात का एहसास होता है कि ये संख्या लगातार बढ़ रही है, और खंड 39 तक आते आते वो फिर अपने एक अध्याय में बोलते हैं कि किसने योजना बनाई, उसकी बजाय देखने की जरूरत है कि योजना कैसी है। यानी योजना किसके द्वारा बनाई जा रही है, केवल इस बात पर महत्व नहीं होना चाहिए, महत्व इस बात पर होना चाहिए कि योजना कैसी है। और फिर वो कहते हैं कि शराब पर पाबंदी लगाने से अधिक अच्छा है कि शिक्षा का मसला उठाया जाए, यानी लोगों को शिक्षित किया जाए, वो खुद सोचे समझे, उनमें उस विवेक का निर्माण हो कि लोग खुद सोचें कि उनको शराब कितनी मात्रा में पीनी चाहिए, क्या नहीं पीनी चाहिए, या उसका सेवन किस रूप में करना चाहिए। यानी लोगों को मानसिक रूप से इस तरह से हम सक्षम बनाएं, विवेकवान बनाएं, इसे सरकार के लिए केवल सरकारी मुद्दा या सरकारी नीतियों तक शामिल कर कर नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम लोगों को समझाएं, और हमारी जो ये पहल है, हमारी जो ये प्रयास है, हमने इसकी टैगलाइन भी यही दी है, थिंक बिफोर यू ड्रिंक। आप वो ग्लास उठाने से पहले एक बार सोचें कि आपको पीना है या नहीं पीना है। ये कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, ये कोई ऊपर से आया हुआ आपके पास आदेश नहीं है कि आपको पीना ही है, इतना ही पीना है, ऐसे ही पीना है। तो हमारी भी यही कोशिश है, लेकिन ये कोशिश 1947 से लेकर आज तक कितनी सफल रही है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बातें कही दो चार। उन्होंने कहा कि उस समय के दौर में जब ये गणना हुई कि कितने लोग शराब पीते हैं, तो उसमें बाय डिफॉल्ट बच्चे और महिलाएं नहीं थी। वहां से आज हम इस स्थिति पर आ गए हैं कि हमारे देश में जब सरकारी आंकड़ा होता है, जो सरकार कैलकुलेट करती है, तो वो बच्चों की आयु 10 साल से लेती है। तो सरकार ये मानती है कि हमारे देश में 10 साल से बच्चे शराब पीना शुरू कर देते हैं। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की एक बहुत अच्छी स्टडी है, उन्होंने स्कूल के बच्चों पर ये स्टडी की, स्कूल के बच्चों पर 9th 10th 11th 12th, और उस स्टडी में उन्होंने ये पाया कि एवरेज एज हमारे स्कूल के बच्चों की जो शराब पी रहे हैं, जितने भी शराब पी रहे हैं, 13 साल आ गई। पहले पहला ग्लास वो 13 साल की उम्र में उठाते थे। अगर हम अंबेडकर पे ही दोबारा आने की कोशिश करें, क्योंकि अंबेडकर आपने कहा कि आज भी प्रासंगिक है, प्रासंगिक इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जो संदेह उन्होंने उस समय उठाए थे, वो गिरते गिरते उसमें गिरावट आते आते हम आज यहाँ तक पहुंच गए हैं, जिसका अंदेशा उन्होंने शायद 1950, 1952, 1953 में दे दिया था, और अगर कहें तो उससे भी पहले दे दिया था। लेकिन अगर मैं अंबेडकर के उसी आर्टिकल पर दोबारा आऊं, तो मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, वो ये है कि अवैध शराब पर भी उनका एक अपना दृष्टिकोण था। बिल्कुल। तो इसके बारे में वो, क्योंकि आपने कहा कि वो एक द्वंद से जूझ रहे थे, तो इस पर उनका क्या स्टेक था? अवैध शराब की खपत बढ़ जाती है, और वो उसका एग्जाम्पल भी देते हैं कि गृहिणी को भी पता है कि अगर कोई चीज महंगी हो जाती है तो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया जाता है। बिल्कुल। सरकारी महंगी हो जाएगी तो अवैध शराब की बिक्री बढ़ जाएगी। तो इस पर उनका क्या संबंध था और उनका क्या स्टेक?
बिल्कुल, ये मद्य निषेध की नीति पर ही चर्चा करते हुए वो कहते हैं कि अगर मद्य निषेध की नीति उस समय की सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि मद्य निषेध की नीति के तहत उन्होंने लाइसेंस की फीस बहुत बढ़ा दी थी और शराब की दुकानों के लाइसेंस, वो कहते हैं कि या तो लाइसेंस की फीस को और बढ़ा देना चाहिए क्योंकि वो आसान तरीके से हो। देसी शराब पर उस समय पाबंदी लगा दी अगर लगा दी जाएगी या सरकारी दुकानों से ही शराब बेची जाएगी तो ऐसे समय में अवैध शराब की बिक्री जो है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। उसके लिए जैसे आपने कहा वो बहुत फैक्ट्स देते हैं कि जैसे एक सामान हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो बहुत महंगा हो गया है तो उसके प्रयोग में हम उस कीमत की वृद्धि हो जाने पर दूसरे सामान की तरफ चले जाते हैं। तो वहां वो बोल रहे हैं कि अगर वैध शराब की कीमतों को हमने नियंत्रित नहीं किया या उस पर किसी खास तरह की नीति को नहीं अपनाया तो शराब की खपत इस रूप में बढ़ेगी कि फिर लोग अवैध शराब जो है उसका कंजप्शन, उसका इस्तेमाल, उसका उपभोग बहुत बढ़ा देंगे। और यही वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और कहते हैं कि जब अवैध शराब की खपत बढ़ेगी तो यानी उसको बनाने की विधि जो घरों में बनाई जाएगी, एक बड़ी मात्रा में बनाई जाएगी चोरी छुपे, उसमें एक सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जब घरों में बनाई जाएगी तब वहां महिलाएं और बच्चे भी उस काम में शामिल होंगे और लगातार उन्हें भी आदत हो जाएगी उसे उपभोग करने की, उसे पीने की। तो उनकी चिंता बहुत बड़े स्केल पर थी कि एक तो उसमें आंकड़े बढ़ जाएंगे लोगों के उस काम में और दूसरा सस्ती शराब पीने के तहत जो नुकसान झेलने पड़ेंगे उनको या अवैध रूप से जो ये शराब पी जाएगी उसकी अपने आप में बहुत बड़े नुकसान बढ़ जाएंगे। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि और उस समय पे अम्बेडकर के वक्तव्य में है, जैसे कि अगर हम यहाँ देख पाए, यदि वह शुल्क दर पर पुनः विचार नहीं करते हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि वह वैध शराब के उपयोग को नियंत्रण करने में तो सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करके वह अवैध शराब के उपयोग को सीधे सीधे बढ़ा देंगे। तो मतलब मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा यहाँ पर यह है कि अभी हमने देखा कि लॉकडाउन के बाद दिल्ली सरकार से ये सिलसिला शुरू हुआ और लगभग देश के सभी राज्यों में फैल गया। 70 से 80% तक एक्स्ट्रा सेस लगाया गया, टैक्स बढ़ा दिया गया। तो ये लोग अंबेडकर को पढ़ते नहीं है या ये लोग अंबेडकर को मानते हैं? सर मुझे लगता है कि पढ़ने और मानने दोनों में सब तीसरा रास्ता अपनाते होंगे जो उनके लिए ज्यादा आसान होता होगा। चर्चा के दौरान अम्बेडकर अपने समय में भी लगातार इस बात को उठा रहे थे और देखना होगा कि क्या तब की सरकार ने उनको सुना या नहीं और फिर उसके बाद की सरकारों ने उनको देखा, सुना या समझा या नहीं। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है पहले और दूसरे रास्ते पे नहीं चलती, वो अपने लिए सबसे आसान रास्ता चुनती है। और जैसा अम्बेडकर अपने समय में भी कह रहे थे कि आप एक आसान रास्ता चुन रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि आय के स्रोत बढ़ेंगे, लेकिन वास्तव में तो ये बहुत परिणाम बहुत इसके गंभीर और बहुत संकटकालीन होंगे और सही वही स्थितियां हमें आज भी देखने को मिलती हैं। तो सबसे आसान रास्ता सरकारों ने अपने लिए चुन लिया है जिसमें वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनको एक बहुत अच्छा आय का स्रोत इसमें नजर आ रहा है, एक पूरा बाजार नजर आ रहा है, बहुत बड़े आय के स्रोत के रूप में भी उसको ग्रहण कर रहे हैं और उपभोग के तौर पर भी वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एक यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे देश में शराब बेचने के 2 तरीके हैं। एक तो जो सरकारी नियंत्रण पे शराब बिकती है और एक दूसरे ओपन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस पर उस समय अंबेडकर ने जो कहा, मैं उसको थोड़ा समझना चाहूंगा आपसे कि उन्होंने ये कहा कि जो यहाँ पे अंबेडकर बताते हैं उस नीति में मैं मिस कर गया हूँ थोड़ा सा, हाँ ये देखिए, राशनिंग का तरीका अपनाना चाहिए या स्थानीय विकल्प का तरीका अपनाना चाहिए, इस पर क्या कहते हैं अम्बेडकर? हाँ, वो राशनिंग के तहत ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए दुकान में कितनी आपूर्ति की जाए शराब की, इसको सरकार अगर नियंत्रित करना चाहे या दूसरा स्थानीय विकल्प छोड़ दिया जाए कि अपने आप जो राज्य सरकारें हैं वो अपने आप देखें कि कितनी कंजप्शन रखनी चाहिए शराब की। दोनों ही व्यवस्था जो है वो मानते हैं कि वो कामयाब नहीं साबित होंगी क्योंकि तब जो बात वो कह रहे थे कि अवैध शराब का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। अगर राशनिंग के माध्यम से भी आप करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां हेरफेर करके उसकी मात्रा बढ़ा दी जाएगी, या स्थानीय विकल्प में अगर छोड़ दिया जाए कि वहां स्थानीय लोग इस बात पर विचार करें, स्थानीय सरकार इस पर विचार करे कि शराब का सेवन कितनी मात्रा में करना चाहिए, तो भी ये नीति जो है वो गलत हो सकती है, साबित हो जाएगी। तो वो इन दोनों तरीकों को बिल्कुल गलत या अप्रभावी या कारगर नहीं मानते थे उस समय, क्योंकि बाजार में उपलब्धि का जो सिद्धांत है
वो आगे उसी की बात करते हैं कि उपलब्धि के सिद्धांत में अगर उसके रेट बढ़ा दिए जाएं या कंजप्शन का जो एक हमने दायरा जो तय कर दिया जाए तो उसके लिए लोग फिर एक दूसरा तरीका अपना लेंगे। तो ये समस्या से भागने का या उससे बचने का वो सही रास्ता नहीं बताते। हम ज्यादातर बात करते हैं कि शराब निषेध का एक बहुत आसान तरीका जो होता है वो पॉलिटिकल बिल के तहत होता है। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी आई, उसको लगा कि नहीं शराब नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह बैन कर देती है। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आती है तो वो कहती है कि नहीं 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 नहीं, ये इतना खराब चीज नहीं है, लोगों पे छोड़ देना चाहिए, जैसा कि हमने पहले के राज्यों में देखा है। अभी बिहार में पूरी तरह बैन है, लेकिन उससे पहले शराब बिकती थी। हरियाणा में तो ये होता ही रहता है, बैन खुलना बैन खुलना, ये प्रोसेस हरियाणा में काफी होते हुए दिखा है। तो इस पर अंबेडकर का क्या विचार है, क्योंकि वो यहाँ वो कहते हैं कि मद्य निषेध को सफलतापूर्वक लागू कर पाएंगे अथवा नहीं, इस प्रश्न के उत्तर पर अंबेडकर का क्या सोचना है? जी, वो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात कहते हैं कि इस पर सरकार मद्य निषेध को लागू कर पाएगी या नहीं, वे पूर्णतः इस प्रश्न को वित्तीय प्रश्न बनाते हैं। और वो ये कहते हैं कि जब तक आप अपने वित्तीय प्रश्नों को या वित्तीय मामलों, इससे जुड़े वित्तीय मामलों को सुलझा नहीं लेते, तब तक आप इसके बारे में एक सफल नीति नहीं बना पाएंगे। और फिर वो इसके आगे तुरंत कहते हैं कि हम अतिरिक्त कर लगाने का विरोध नहीं करेंगे, बशर्ते कि सरकार इन करों का उपयोग राष्ट्र निर्माण के कार्यों में करने का प्रयास करे। हम निश्चित रूप से अतिरिक्त करों के लिए भी तैयार हैं, निषेध नहीं करेंगे, यदि वह जीवन गुजारने के बजाय जीवन को खुशहाल बनाने के लिए उपयोग होती हो। लेकिन दिक्कत उनको तब शुरू होती है जब इससे जो राजस्व प्राप्ति हो रही थी उसका एक तो सही जगह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, और मद्य निषेध के नाम पर ही अपने आप में एक राजनीति तैयार हो रही थी। उसके लिए एक अलग तरह से बजट पास किया जा रहा था, जिसमें हमने पहले ही बात करी कि जो कमेटी बनाई जाती थी उन सदस्यों का भी एक तरह से मद्य निषेध के बारे में मामला, उनके खुद की राय भी नहीं होती थी। तो उनको ये लगता था कि सारे बजट का पैसा व्यर्थ हो जाएगा, मद्य निषेध जैसी नीति को हम तब तक लागू नहीं कर सकते जब तक हम इससे जुड़ी हुई वित्तीय जो मामले हैं उनको ना सुलझा दे। सरकार अपने आय के दूसरे स्रोतों की तरफ ध्यान नहीं देगी, या खेती हर किसानों, क्योंकि उस समय किसान खेती से सबसे बड़ा जो आयकर टैक्स राजस्व वसूली हो रही थी वो उसकी ओर बार बार ध्यान देते थे। और वो कहते थे कि अन्य साधनों पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है, वित्तीय साधनों को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि शराब से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जितने संकट हैं, वो ध्यान से सुलझाए जा सके। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। तो इसका मतलब ये कि अगर हम शराब की नीति पर आज भी सोशल सामाजिक पहलू पर अगर विफल रहे हैं, तो क्या मैं ये मान लूं कि हम सामाजिक पहलू पर विफल इसलिए रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारा जो फाइनेंशियल डेफिसिट था, जो हमारा वित्तीय घाटा था, उसे भरने के लिए जब हम शुरू हुए उसकी आपूर्ति के लिए शराब से होने वाली कमाई पर, तो आज तक हम उसका विकल्प नहीं ढूंढ पाए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमने उसका विकल्प नहीं ढूंढा, जबकि हमने उसी को एक आवश्यक साधन के तौर पे अपना लिया। विकल्प की तो बहुत दूर की बात है सर। मुझे लगता है कि हमने विकल्प ढूंढने के बजाय हम उसको साधन के तौर पर, हम उसको बिल्कुल उसी पर आश्रित रह गए, और यही हमने गलती करी। काश कि हम उसके विकल्प ढूंढ पाते और उन नीतियों को लागू कर पाते, तो शायद इस तरह की स्थितियां नहीं बनती। आप देखिए, लॉकडाउन के दौरान लगातार पेपर में या मीडिया में जिस तरह के चुटकुले, व्यंग और कार्टून्स दिखाए जा रहे थे, वो बहुत हद तक इस बात को दर्शा रहे थे, जिसमें कोई शराब पीता हुआ इंसान ये दिखा रहा था कि जब पत्नी कहती है कि आप इतना शराब क्यों पी रहे हैं, तो वो ये कहता है कि मैं देश की अर्थव्यवस्था में सुधार ला रहा हूँ। सारी अर्थव्यवस्था मुझसे टिकी हुई है, अगर मैं शराब नहीं पीऊंगा तो अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। असल में ये उस मानसिकता पर व्यंग किया जा रहा था या प्रहार किया जा रहा था, जिसकी बात यहाँ अम्बेडकर कर रहे हैं कि आप केवल उसी मानसिकता पर टिके हुए हैं कि केवल शराब से ही आपके देश की आय या राजस्व की आय जो है वो जुड़ी हुई है। हमारे से शायद एक पीढ़ी ऐसे पहले थी, या इस पीढ़ी के भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मेरे घर में कोई भी ऐसी कमाई नहीं आएगी जो कि मतलब मेहनत की ना हो। लेकिन यहाँ तो सरकार ही पूरी की पूरी ऐसी है जिसकी कमाई इस बात पर टिकी है कि जो कि मेहनत की नहीं है। मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा जो अक्सर यूज होता है, आप समझ रही हैं मेरा इशारा किस तरफ है। तो मैं मानता हूँ कि ये हमारी विफलता है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग इस खपत को, हमारी युवा पीढ़ी को इस दलदल में धंसने से रोक पाए।
तो उसके लिए निषेध जो है वो एक पूरा तरीका नहीं है। लेकिन यहाँ पर अंबेडकर एक बात कहते हैं जो कि वो अपने वक्तव्य के एंड में कहते हैं। मैं इस पर जी आपसे थोड़ा सा और विश्लेषण चाहूंगा, क्योंकि अगर आप उसको और इल्यूसिडेट कर पाए, खोल कर समझा पाए, तो जी ये है कि ये विश्वास या आस्था से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। जी ये इससे इससे अंबेडकर का मतलब क्या है? क्योंकि ये हम जानते हैं कि ए पर्टिकुलर रिलीजन में शराब बैन है, तो वहां कोई दूसरा व्यसन शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस धर्म विशेष में, उस पूजा पद्धति विशेष में शराब को हराम माना गया है और वो शराब नहीं पीते हैं। लेकिन जी बहुत सारे पंथ ऐसे हैं जो शराब नहीं पीते हैं। लेकिन अंबेडकर यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। ये जो बात है, ये विश्वास और आस्था से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। तो इस जी पर आप अगर थोड़ा सा और प्रकाश डाल पाए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो इसे विश्वास और आस्था के तर्क से भी परे मानते हैं और उनका मानना ये है कि आप विश्वास और आस्था की बजाय इसके जो यथार्थ पहलू हैं, यानी आप काल्पनिक या फिर केवल जिसे हम कह सकते हैं नैतिक मूल्यों से जुड़ी हुई बातों पर ही ना टिके रहें, बल्कि तथ्यों के आधार पर भी हम इस पर बात करें, शराब सेवन से या मद्य निषेध, उसे निषेध, पाबंदी लगाए जाने पर भी, तो दोनों को हमें तर्क के आधार पर उस पर चिंतन किया जाना चाहिए। धर्म का अपना मामला हो सकता है, आस्था का अपना मामला हो सकता है, विश्वास और मूल्य हमारे उसको लेकर अलग हो सकते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें आस्था से हटकर तथ्यों के आधार पर भी हम अगर इसे माने, जैसे आप भी अपनी लगातार सीरीज में जब बात कर रहे हैं, तो वहां देखिए कि आप आंकड़ों के आधार पर लगातार उसके दुष्प्रभावों पर चर्चा कर रहे हैं। वहां नैतिक मूल्यों की बात बहुत कम की गई, वहां आस्था की बात नहीं की गई। तो वो ये कह रहे हैं कि किसी भी आस्था में ये बात कही जाए या ना कही जाए, ये बात तथ्यों के आधार पर तो हमें माननी ही होगी। अगर किसी को तर्क और तथ्य के आधार पर समझाया जाए, तो वो मान रहे हैं कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा बजाय कि आस्था या विश्वास के माध्यम से समझाने के। और सरकार की नीतियों को भी वो लगातार इसीलिए आलोचित कर रहे हैं, क्योंकि जब वो ये कहते थे कि हम इसके लिए वायदा करते हैं कि हम मद्य निषेध की नीति को अपना देंगे, हमारी पूरी आस्था है कि हम लोगों को मद्य निषेध की नीति के अंतर्गत काफी हद तक शराब के सेवन से रोक पाएंगे, तब वो ये लाइन कहते हैं कि यह आस्था और विश्वास पर टिका हुआ मामला नहीं है, बल्कि ये आपके साहस और आपके किए जा रहे कार्यों के आधार पर आपकी आलोचना होगी। यानी आप जो कह रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो आप कर रहे हैं उस समय, जो आप नीति निर्माता होने के नाते जिन नीतियों को लागू कर रहे हैं, उसके आधार पर इसकी आलोचना की जाएगी कि मद्य निषेध को आप कितना लागू कर पाते हैं या कितने अच्छे ढंग से उस बात को निभा पाते हैं। और इसीलिए फिर वो ये लाइन बोलते हैं कि कोई भी ऐसा वायदा मत कीजिए जिसको आप पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब प्रतिनिधित्व निभा रहे हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं और आप अपने वायदे को पूरा न कर सके, तो ऐसा कोई वायदा करने का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आपके कार्यों के आधार पर आपको आकलन आपका किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि अंबेडकर ने बार बार इसको चेताया भी है, और वही वो अपनी वक्तव्य के आखिर में एक ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं जिससे लगता है कि वो बहुत ज्यादा चिंतित है, और वो इतनी प्रासंगिक लगती है अगर आप इस पर थोड़ा हमें समझा पाए। क्योंकि मैं सिर्फ लाइन पढ़ रहा हूँ, आपने अंबेडकर के विचारों को पढ़ा है, तो आप उस लाइन से अंबेडकर क्या कहना चाह रहे हैं उस पर ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे। तो ये अगर हम लाइन पढ़ें कि क्या सदन इस नीति का मूल्य चुकाने के लिए तैयार है, इसको अगर आप डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें कि अंबेडकर वास्तव में कहना क्या चाह रहे हैं, वो कौन सा मूल्य है जो हमें चुकाना पड़ सकता है फ्यूचर में, उस समय पे, या फिर आज की दृष्टि से कहें तो हमने उसका क्या मूल्य चुका दिया है, क्योंकि उस समय पे अंबेडकर ने चेता दिया था। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। वो लगातार अपने शब्दों में लगातार इन बातों की, जब वो विश्वास या आस्था वाला हमने मूल्य उठाया, ये अंतिम लाइन में भी बोल रहे हैं कि सदन इस नीति का मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहे, तो वो सदन के द्वारा उठाए जा रहे उस समय कदमों पर ही बात कर रहे थे। उस समय की उन नीतियों की ही आलोचना कर रहे थे, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि अगर हमने उन्हें सही ढंग से लागू नहीं किया, नीति का निर्माण सही ढंग से नहीं किया, तो उसका भारी मूल्य जो है वो सदन को इस समय तो चुकाना होगा ही और भविष्य में भी चुकाना होगा। तो जिस चिंता के साथ हम इस बात को हमने शुरू किया, वो वास्तव में वो चिंता उस समय वो अपनी चर्चा में महसूस कर रहे थे, उस चिंता को उन्होंने भांप लिया था और इसीलिए वो कह रहे हैं कि सदन की गंभीरता को परखा जाए मद्य निषेध पर।
मद्य निषेध के प्रति सदन की गंभीरता को परखें, इसके लिए मैं सदन को कहता रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की तरह यह सदन समझता है कि इस नीति पर धन खर्च होगा, और मेरे माननीय मित्र सदन के नेता का यह कर्तव्य है कि वे सदन से यह आश्वासन लें कि सदन इस नीति का मूल्य चुकाने के लिए तैयार है। असल में वो ये कह रहे हैं कि केवल उसके लिए एक बजट पास कर देने से मद्य निषेध की नीति की, या हम कोई शपथ ग्रहण कर लें कि हम अपने राज्य से, या जिस समय की वहां बात हो रही है बम्बई प्रेसिडेंसी की, कि हम लोगों को मद्य निषेध नीति के तहत ले आएंगे, उन सब चीजों से इस समस्या पर पार नहीं लगाया जा सकता, बल्कि गंभीर मूल्यों को चुकाना पड़ सकता है यदि यथार्थ की धरातल पर खड़े होकर तर्क के आधार पर इस विषय पर ना सोचा जाए। इसीलिए वो उस मूल्य को चुकाने की बात यहाँ कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने अंडरलाइन की, और जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये कि शायद शराब की बिक्री से अंबेडकर कहना चाह रहे हैं कि हम हो सकता है कुछ पैसा तो कमा लें, लेकिन उस पैसे के बदले जो हम व्यक्तिगत नुकसान उठाएंगे, जो हमारा युवा है, जो हमारे पौध है, जो हमारे मूल्य हैं, जो उनमें गिरावट आएगी, क्या हम उसका नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं? इस तरीके से भी इसे वक्तव्य को देखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, इससे पहले वो यही बात बोलते हैं कि आप जिस राजस्व की बात कर रहे हैं कि बढ़ाया जाएगा और उससे काफी फायदे होंगे, देश की जनता के लिए उसे खर्च करा जाएगा, और वो लगातार फिर बोलते हैं कि देश को भिखारी बना करके आप उसे खुशहाल नहीं बना सकते, क्योंकि अगर देश की जनता भिखारी हो जाएगी तो सरकार को भी भिखारी माना जाएगा, वो भी भिखारी बन जाएगी। और यही सरकार को मुझे लगता है सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है कि जिस मूल्य पर वो अपनी नीतियों को बना रहे हैं वो देश को खुशहाल बनाने के कदम पर नहीं ले जाएगा, बल्कि बहुत पीछे कई स्टेप उसको बहुत पीछे लेकर आएगा, कई कदम दर पीछे ले जाएगा, जहां व्यक्ति खुशहाल की जो भावना हमने बना दी है, खुशहाल की असलियत में परिभाषाएं हमने बहुत बदल दी हैं खुशियों की, और वो खुशियां वास्तव में नहीं होंगी, बल्कि जीवन विपन्नता की ओर, पीछे की ओर धकेल जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और उसका एक जीवंत उदाहरण ये है कि आज बहुत सारे देश और WHO भी इस बात पर गौर करता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा है किसी देश का। लाइवलीहुड इंडेक्स से अब हम हैप्पीनेस इंडेक्स तक पहुंच गए हैं, और भूटान में तो हैप्पीनेस मिनिस्ट्री बना दी गई है कि आपके लोगों के कितनी हैप्पीनेस है इसके लिए अलग से मंत्रालय बना दिया गया है। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकता है, किसी को सोचने के लिए एक मौका दे सकता है, तो इसे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।